स्टूडेंट इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल टेस्ट पेपर का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आप लोगों को अनसॉल्व गद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है वो सॉल्व कर पा रही हूँ। तो आइए स्टूडेंट, आज नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की जो हमने गद्यांश नहीं सॉल्व की हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके हमारी इस क्लास का। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट। ये जो गद्यांश लिया गया है, पहले तो मैं ये बता दे रही हूँ ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है। तो स्टूडेंट, ये गद्यांश लिया गया है गद्य गरिमा के पाठ सिद्धांत और नीति के संपादित अंश से। और इसके जो रचनाकार हैं वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और स्टूडेंट, ये जो लेसन है ये लिटरेचर हिंदी का लेसन 3 है। तो ये लिटरेचर हिंदी के जो 8 साइड के जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 8 साइड के जो स्टूडेंट हैं उनका ये चैप्टर है। तो आइए हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं और इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। प्रसंग इस प्रकार है स्टूडेंट कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने मनुष्य के विकास में समाज की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मनुष्य के जो मूलभूत अधिकार है उसके प्रति सावधान किया है। इसमें ऐसा है कि यहाँ पर जो इस समाज के बारे में वर्णन किया गया है और समाज की भूमिका के बारे में बताया गया है कि समाज की भूमिका मानव के लिए क्या है और मानव को जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के प्रति सावधान किया गया है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग किस तरह से करें। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो लेखक कहता है मनुष्य के विकास में समाज का जो है वो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, क्योंकि समाज में जो जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जो पालन पोषण यानी कि भरण पोषण की व्यवस्था, उसके उचित शिक्षण की व्यवस्था, जिससे वह समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन सके और नागरिक बनकर उस समाज के लिए अपने विकास को करने में समर्थ हो सके, यानी कि वो क्षमताओं से पूरा विकसित हो सके। उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की, और यदि किसी भी कारण वे संभव ना हो तो भरण पोषण की उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। तो यहाँ पर समाज पर ज़्यादा बात करते हुए ये बोला गया है कि जो समाज को उचित भरण पोषण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए व्यक्ति के, और उसके स्वास्थ्य की, उसकी क्षमता मीन्स होता है उसकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए समाज को, ताकि वो जीविका उपार्जन का एक अवस्था यानी कि एक काम करने वाला व्यक्ति बन सके। यदि किसी कारण वह संभव ना हो पाए तो भरण पोषण की और उचित अवकाश की व्यवस्था किसको करनी चाहिए, ये जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। जो अच्छा समाज होता है वो किसी न किसी रूप में जो है मानव की सहायता करता है, और प्रगति के यही मुख्य मानदंड हैं। और इस तरह से सहायता करना, उसकी उचित भरण पोषण की व्यवस्था करना, उसकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना, प्रगति यानी कि जो भारत का विकास है उसके यही मानदंड हैं। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकापार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। जो हमें मूलभूत अधिकार दिए गए हैं तो हमें उन सारे अधिकारों को स्वीकार करना होगा। वो कौन से अधिकार है? न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके जीवन स्तर की, अच्छे जीवन स्तर की गारंटी देना, शिक्षा की व्यवस्था करना, उनकी जीविका उपार्जन के लिए जो रोज़गार होते हैं उनकी व्यवस्था करना, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, समाज में हो रहे जितनी भी दुष्कर्म हैं, जितनी भी उनसे उनकी सुरक्षा और कल्याण की व्यवस्था करना, ये सब मूलभूत अधिकार के रूप में जो है मानव को स्वीकार करने होंगे, और यही प्रगति के मुख्य मानदंड हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये गद्यांश समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ का नाम है सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, और लेखक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय।
फिर उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सो स्टूडेंट, रेखांकित अंश ये था कि प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी ना किसी रूप में निर्वाह करता है। जैसे कि यहाँ पर लाइन खींची हुई है, पीछे जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है, प्रत्येक सभ्य समाज जो होता है इसका किसी ना किसी रूप में निर्वाह करता है, कि वो जिम्मेदारी लेता है। प्रत्येक समाज व्यक्ति के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसका किसी न किसी रूप में उसकी भूमिका अदा करता है। जब समाज मनुष्य के प्रति अपने सभी जो दायित्व है उसको पूरी निष्ठा से करता है तो मनुष्य की प्रगति होती है, यानी कि मनुष्य का विकास होता है। और समाज द्वारा मनुष्य का पोषण करना ही प्रगति और विकास का मुख्य मानदंड है। अगर समाज मनुष्य का ये सारी देखभाल की व्यवस्था करेगा तो एक व्यक्ति जब पूरा संपूर्ण तरह से अच्छा व्यक्ति बन जाएगा तो वो प्रगति और विकास में अपना सहयोग प्रदान करेगा। तो ये है इस रेखांकित अंश की व्याख्या। आइए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्यक्ति के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? व्यक्ति के भरण पोषण की जिम्मेदारी समाज की है। प्रगति के मुख्य मानदंड क्या है? तो प्रगति के जो मुख्य मानदंड हैं वो ये है कि समाज को न्यूनतम स्तर की जो गारंटी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है स्टूडेंट, मैं आपको पहले समझा दे रही हूँ इस क्वेश्चन को कि प्रगति के मानदंड क्या है। जब समाज जो है मनुष्य के प्रति अपने सभी दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाता है तब समाज जो है, जो समाज में जो मनुष्य होता है उससे मनुष्य की प्रगति होती है। और जब मनुष्य की प्रगति होती है तो वो मनुष्य समाज की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो व्यक्ति की प्रगति के मुख्य मानदंड क्या है कि समाज को व्यवस्था करनी चाहिए व्यक्ति के भरण पोषण की और उचित व्यवस्था की, ताकि वही व्यक्ति इस समाज की प्रगति के लिए और विकास के लिए अपना सहयोग प्रदान कर सके। हमें मूलभूत अधिकार के रूप में किसे स्वीकार करना होगा? तो मूलभूत अधिकार के रूप में स्टूडेंट हमें स्वीकार करना होगा न्यूनतम जीवन स्तर की जो गारंटी दी गई है, शिक्षा, जीविका उपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। तो ये सब मूलभूत अधिकार हैं जिनको एक जो समाज में रहने वाला व्यक्ति है उसको ये सारे अधिकार को स्वीकार करना होगा। सो स्टूडेंट, ये है गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन जो कि मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट गद्यांश को कि नेक्स्ट गद्यांश में क्या कहा गया है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट गद्यांश भी जो है सिद्धांत की यानी कि इसी लेसन से लिया गया है। सिद्धांत और नीति के संपादित अंश और इसके जो रचयिता है वो सेम ही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो आइए हम समझ लेते हैं कि इसमें किस पर विचार किया गया है। एकात्म मानव विचार भारतीय और बाह्य सभी चिंताधाराओं का सम्यक आकलन करके चलता है। तो यहाँ पर जो आधार माना गया है वो एकात्म मानव माना गया है। एकात्म मानव का मतलब ये होता है कि हमें अकेले एक मानव पे ध्यान नहीं देना, हमें सारे मनुष्य पे ध्यान देना है और सारे मनुष्य को हमें एक करना है। तो यही एकात्म मानव का विचार होता है। और एकात्म मानव का विचार की वजह से भारतीय यानी कि भारतीय और बाह्य सभी चिंताधाराओं, भारत के बाहर की सभी जो चिंताधाराओं का समान आकलन करके चलता है। सम्यक का मतलब होता है समान और सही भी कहते हैं इसको। तो सही आकलन मीन्स होता है उसकी जांच पड़ताल करके चलता है। उनकी शक्ति दुर्बलताओं को भी परखता है। जो एकात्म मानव विचार होता है, जो कि उनकी शक्ति होती है, जो कि उनकी दुर्बलताएं होती हैं, उन सबको परखता है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है, यानी कि एक ऐसा मार्ग उनके लिए दिखाता है जो मानव को अब तक के उसके चिंतन, अनुभव, उपलब्धि की मंजिल से आगे बढ़ सके। जो मानव को अब तक के जो चिंतन है, अनुभव है, जो उपलब्धि की मंजिल है उससे आगे बढ़ा सके। मानव की संपूर्ण सृष्टि में एकता दिखाई देता है। इसलिए हमें एकात्म मानवता के आधार पर जीवन की व्यवस्थाओं का विकास करना चाहिए। सभी मनुष्य को साथ लेकर चलना चाहिए ताकि सभी का विकास हो सके। तो यहाँ पर एक मनुष्य की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सारे मनुष्य की बात की गई है ताकि सारे मनुष्य जो हैं वो एक साथ चले और सभी का विकास हो सके।
तो आइए स्टूडेंट, हम इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ का नाम है सिद्धांत और नीति के संपादित अंश और लेखक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश ये है कि एकात्म मानव विचार भारतीय और बाह्य सभी चिंताधाराओं का सम्यक आकलन करता है। जो एकात्म मानव विचार यानी कि जो एक मनुष्य होता है, जो सारे मनुष्य एक हो जाते हैं, वो क्या विचार करते हैं, वो भारत के बारे में विचार करते हैं और भारत के बाहर की जो जितनी भी चिंताधाराएं होती हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, उनका सही आकलन यानी कि सही जांच पड़ताल करता है। उसके बाद एकात्म मानववाद किनकी दुर्बलताओं को परखता है। तो एकात्म मानववाद जो भारत है और यानी कि जो भारतीय हैं और भारतीयों के जो बाहर की जो सभी चिंताएं हैं उनकी दुर्बलताओं को परखता है। तो एकात्म मानववाद जो है भारतीय और बाह्य सभी चिंताधाराओं की दुर्बलताओं को परखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एकात्म मानववाद दुर्बलताओं के साथ किसकी परख करता है। तो एकात्म मानववाद दुर्बलताओं के साथ उनकी शक्ति की भी परख करता है। ये है उनकी शक्ति की भी परख करता है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, एकात्म मानववाद किनकी मंजिल से आगे बढ़ाए। तो एकात्म मानववाद जो है, जो मानव को अब तक के उसके चिंतन, अनुभव और उपलब्धि की ओर मंजिल से आगे बढ़ सके। जो मानव होता है वो अब तक की जो उनका चिंतन होता है, चिंतन मतलब होता है सोच विचार होता है, अनुभव जो कि इनका एक्सपीरियंस होता है, और जो उस एक्सपीरियंस से उन्होंने उपलब्धि पाई होती है, उस उपलब्धि से जो वो मंजिल पाते हैं, उस मंजिल से वो आगे बढ़ सके। तो यही होता है एकात्म मानववाद की किनकी मंजिल से आगे बढ़ सके, चिंतन, अनुभव और उपलब्धि की मंजिल से आगे बढ़ सके। सो स्टूडेंट, ये थे दो गद्यांश जो कि सिद्धांत और नीति अंश से लिए गए हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट गद्यांश में क्या कहा गया है। ये है स्टूडेंट नेक्स्ट गद्यांश और देख लेते हैं इस गद्यांश की व्याख्या को। ये स्टूडेंट, ये जो गद्यांश लिया गया है वो लिया गया है भाषा और आधुनिकता लेसन से, जिसके जो रचयिता हैं वो हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो भाषा की साधारण इकाई शब्द है और शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व दूरह है। यहाँ पर गद्यांश में लेखक ने शब्द के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने ये कहा है कि जो भाषा होती है उसकी महत्वपूर्ण इकाई जो है वो शब्द है और शब्द से ही भाषा का विकास होता है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। अगर हम ये शब्द ही नहीं बोलेंगे, जो कि मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ स्टूडेंट, अगर मैं इस शब्दों को सही ढंग से प्रयोग नहीं करूँगी तो ये जो भाषा है जो आपके सामने मेरी लैंग्वेज के रूप में आ रही है वो उसका अस्तित्व ही नहीं है। उसका अस्तित्व बिना शब्द के कठिन है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्द के स्तर पर ही, यदि भाषा में कोई विकास होता है तो वो शब्द के ही स्तर पे होता है। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। रोज़मर्रा की सामाजिक व्यवहार में हम कई ऐसे नए शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि अंग्रेजी, अरबी, फ़ारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए होते हैं, क्योंकि हम हिंदी के साथ साथ इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी, अरबी और फ़ारसी भाषाओं का भी हिंदी के साथ प्रयोग करते हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। यानी कि यहाँ पर ये बोलने का तात्पर्य ये है कि जो हम हिंदी भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो अनायास ही हो जाता है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम हिंदी का शब्द को यानी कि हिंदी की भाषा को पूरा करने के लिए हम अंग्रेजी, फ़ारसी और उर्दू शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे बहिष्कृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हो। यानी कि ये जो शब्द हैं दूसरी भाषाओं के नवीन शब्दों का प्रयोग होता है इन शब्दों में। भले ये जो शब्द हैं विदेशी भाषाओं के ये पूरी तरह से बहिष्कृत है हमारी हिंदी भाषा में, लेकिन काम चलाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग
कर लेते हैं, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। यानी कि जब हिंदी का साहित्य की बात आती है तो हम अरबी, उर्दू, फारसी भाषाओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम उसमें शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है, और यदि हमें इन शब्दों का प्रयोग भी करना पड़े तो हमें हिंदी के साहित्य के अनुरूप शुद्ध जो शब्द होते हैं उनका ट्रांसलेशन यानी कि हमें वर्णन करना होता है, उनकी जगहों पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है, यानी कि जो हम हिंदी की शब्दों का या हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रयत्न की आवश्यकता होती है, कोशिश की आवश्यकता होती है, क्योंकि हिंदी को, शुद्ध हिंदी को हम कभी भी पूरी तरह से नहीं बोल पाते हैं, और शुद्ध हिंदी में अगर हम अंग्रेजी, फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें उसमें शुद्धता देनी होगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो शब्द की महत्व है वो समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ है भाषा और आधुनिकता और लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट रेखांकित अंश है वो देख लेते हैं हम। भाषा की साधारण इकाई शब्द है और शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है। जो भाषा है उसकी जो मेन इकाई है, मेन जो ट्रांसलेशन है वो शब्द है, और शब्द के अभाव में भाषा का कोई भी अस्तित्व नहीं है, और उसका अस्तित्व जो है वो कठिन है। तो इसकी व्याख्या इस तरह से है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की विकासशीलता किस स्तर पर प्रारंभ होती है। तो भाषा की जो विकासशीलता होती है वो शब्द के स्तर पर प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दैनिक व्यवहार में किन नवीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हम दैनिक व्यवहार में अंग्रेजी, फारसी, अरबी भाषाओं का जो नवीन शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य भाषा के सीधे उधार शब्द साहित्यिक दायरे में ग्रहणीय नहीं है, क्यों। क्योंकि ये जो शब्द होते हैं जो कि हम अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी भाषाओं से लेते हैं, ये साहित्य को शुद्धता प्रदान नहीं करते हैं। इस वजह से जो ये शब्द होते हैं वो साहित्यिक दायरे में ग्रहणीय नहीं है, यानी कि इनका जो यूज़ है, उपयोग है, वो निषेध है, इसकी मनाही है साहित्यिक दायरे में। तो साहित्यिक दायरे में ये शब्द इसलिए ग्रहणीय नहीं है क्योंकि इन शब्दों के प्रयोग से शुद्धता नहीं आती साहित्यिक में। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो एक नई संज्ञा दी जाती है। सो स्टूडेंट ये भी भाषा और आधुनिकता से ली गई है, और इसमें भाषा और आधुनिकता शब्द जो आया है वो विज्ञान की प्रगति के लिए आया है। तो यहाँ पर विज्ञान के बारे में, महत्व के बारे में बताया गया है या वर्णन किया गया है कि जो विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर जो है आविष्कार होता रहता है, कि हमारा जो विज्ञान है उसमें हमें विकास करना हो तो हम निरंतर नई चीज़ों का आविष्कार करते रहते हैं ताकि विज्ञान का विकास हो। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जब भी इस देश में या बाहर कोई भी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है, और जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनता है। जिस देश में भी आविष्कार की रचना होती है, जैसे कहीं पर भी किसी भी देश में आविष्कार की रचना हुई तो वो जो देश होता है वो आविष्कार के नामकरण के लिए एक नया शब्द बनता है, और वही शब्द प्राय अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। कोई भी जो आविष्कार होता है उस आविष्कार का एक नाम रखा जाता है, और उस आविष्कार को हर देश में उसी नाम से ही प्रयोग किया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कि जैसे कि ये जड़त्व का नियम का आविष्कार हुआ था तो उसको जड़त्व का ही नियम कहा जाएगा, उसको कुछ और नहीं कह सकते हैं। तो जब आविष्कार होते हैं तो उनका जो आविष्कार होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता उनके नामकरण में। फिर उसके बाद यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर समझा दिया गया है कि अगर हम उसका जो नाम है, जो आविष्कार किया गया है, और हर देश अपनी तरह से अपना अपना नाम देगा
तो समझ नहीं पाएंगे हम उस आविष्कार को, क्योंकि जब हमने ये बोला कि ये आविष्कार यहाँ हुआ और इसके ऊपर हुआ है, तो उस आविष्कार को उसी नाम से ही जाना जाएगा ताकि हम आसानी से समझ सकें, और उस आविष्कार का जो नाम होगा उस नाम से ही रिलेटेड उस आविष्कार के अंदर प्रयोग किया गया होगा। जैसे कि कई आविष्कार हुए थे, यहाँ पर बता भी रखे हैं स्टूडेंट, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्पुतनिक, प्राय सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है। जैसे रेडियो का आविष्कार हुआ, टेलीविज़न का आविष्कार हुआ, और भी कई चीज़ों का आविष्कार हुआ, तो उनको वही नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर हम रेडियो कहेंगे तो वो रेडियो का ही आविष्कार हुआ है। हम अगर यहाँ पर कहीं पर भी किसी और नाम से उसे जानेंगे तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे कि ये रेडियो है। इसीलिए किसी भी आविष्कार का नाम जो भी देश देता है उसे हर देश में वैसे के वैसे ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से शब्द का जो महत्व यहाँ पर बताया गया है कि शब्द को वही शब्द से जाना जाता है जिसमें वो आविष्कार हुआ हो। स्टूडेंट, आपको ये गद्यांश भी समझ में आ गया होगा, तो चलिए अब हम इस गद्यांश पर जो आधारित क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता और लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है यहाँ पर, जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर ये है कि जब कोई आविष्कार का, यानी कि जब भी कोई नया आविष्कार होता है तो उसको एक नया नाम दिया जाता है और उस आविष्कार को उसी नाम से जाना जाता है जिस देश में उसको वो नाम दिया गया होगा। तो यहाँ पर शब्द की व्याख्या की है कि शब्द, एक आविष्कार को शब्द के रूप से हमने एक नवीन नाम दिया और उस नाम को एक संज्ञा दी और उसी संज्ञा के रूप में उस शब्द को जाना जाता है। चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विज्ञान की प्रगति के कारण नवीन चीज़ों का क्या होता है? यहाँ पर ये कहा गया है, ये रहा पहली लाइन में है, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है, यानी कि निरंतर निर्माण होता रहता है, निरंतर रचना होती रहती है विज्ञान की प्रगति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना परिवर्तन के किस शब्द को अन्य देश ग्रहण करते हैं? बिना परिवर्तन के जो आविष्कार शब्द होता है उस शब्द को अन्य देश ग्रहण करते हैं। तो आविष्कार को उसी शब्द के रूप में अन्य देश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किन शब्दों को सभी भाषाओं में समान रूप से ग्रहण किया गया है? जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के वैसे की वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं शब्दों को सभी भाषाओं में समान रूप से ग्रहण किया गया है। जैसे कि अगर रेडियो शब्द दिया गया है तो सभी भाषाओं में रेडियो ही बोला जाएगा। तो इस तरह से उन शब्दों को, जिन शब्दों को वैसे ही वैसे जैसे कि आविष्कारों को नाम दिया गया है, उन्हीं शब्दों को सभी भाषाओं में समान रूप से ग्रहण किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट जो इस पर आधारित क्वेश्चंस है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट गद्यांशों को और उन गद्यांशों पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, ये है नेक्स्ट गद्यांश, क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 नहीं पढ़ाया है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो निंदा रस से लिया गया है और निंदा रस जो है अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो आइए अब हम नेक्स्ट गद्यांश को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं और फिर इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। पहले तो मैं ये बता दे रही हूँ, ये जो लेसन लिया गया है वो लिया गया है तेजस्वी मन के संपादित अंश यानी कि हम और हमारा आदर्श से लिया गया है और इसकी जो रचयिता है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। तो अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसे कि हम, आप और ये प्रकृति पूरी तरह से ऊर्जा से ही बनी हुई है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा था कि हम भी ऊर्जा के ही अंश है। जो स्वामी महर्षि अरविंद जी थे उन्होंने ये बोला है कि प्रकृति तो ऊर्जा का स्वरूप है ही है, लेकिन हम जो मानव है वो भी ऊर्जा के ही स्वरूप है, क्योंकि हम ऊर्जा से ही ये गतिशील रहते हैं और कार्य करते हैं।
इसलिए जब हमने ये जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जब हम लोगों ने ये जान लिया, अरविंद जी कहते हैं, जब हमने ये जान लिया कि आत्मा और पदार्थ, यानी कि आत्मा क्या होता है, जो आत्मा के स्वरूप को समझते हैं, और पदार्थ वो होता है जो भौतिक रूप में होता है। आत्मा जो होती है अमूर्त रूप में होती है, जो कि दिखाई नहीं देती है, वो मन के भावों के रूप में होती है, और पदार्थ जो होता है वो भौतिक रूप होता है। तो दोनों का अस्तित्व जो है वो एक ही है, वे एक दूसरे से पूरे तादाद में रखे हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो एक दूसरे से समर्पण की भावना रखे हुए हैं। तादाद में का मतलब होता है समर्पण की भावना। तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो वो ये बोल रहे हैं कि आत्मा के स्वरूप को या आत्मचिंतनशील होना ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम भौतिक पदार्थों की इच्छा भी रखते हैं, तो इसका जो दृष्टिकोण है वो शर्मनाक नहीं है कि हम भौतिक पदार्थों को चाहते हैं, और गैर आध्यात्मिक बात भी नहीं है, क्योंकि भौतिक पदार्थ जो है वो कर्म का आधार है और हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा है वो हमें ईश्वर का दर्शन कराती है। लेकिन जो भौतिक पदार्थ है जिसके लिए हमें ईश्वर ने बनाया है इस संसार में, वो कर्म करने के लिए बनाया है, और इस कर्म को करने के लिए हमें जो भौतिक पदार्थ दिए गए हैं उन पदार्थों को हमें आविष्कार भी करना होगा और हमें उनका दृष्टिकोण भी समझना होगा। तो इन सब का जब हम उपयोग कर रहे हैं तो इसमें कोई भी शर्मनाक बात नहीं है, कोई भी गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो इस तरह से जो है APJ अब्दुल कलाम ने पदार्थ और आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा का स्वरूप जो है अमूर्त है, लेकिन पदार्थ जो है वो मूर्त रूप में हमें दिखाई देता है। तो हमें इससे भी दूर नहीं होना चाहिए, हमें अपने कर्मों से दूर नहीं होना चाहिए, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए ताकि हम निरंतर गतिशील रहें। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये गद्यांश भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पर आधारित हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला है गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो गद्यांश का पाठ है हम और हमारा आदर्श लेसन, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनके लेखक हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट, रेखांकित अंश ये है जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है, यानी कि जो हमें दूर दूर तक इस संसार में दिखाई दे रहा है वो सब प्रकृति जो है वो सब ऊर्जा का ही रूप है। यहाँ तक कि हम जो खुद अपने आप को देखते हैं, दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, वो भी ऊर्जा का ही अंश है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। महर्षि अरविंद ने क्या कहा था? महर्षि अरविंद ने कहा था कि मनुष्य भी जो है वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। उसके बाद आत्मा और पदार्थ दोनों ही किसका हिस्सा है? आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व है ऊर्जा का, क्योंकि हम व्यक्ति का ही, यानी कि जो जीवन है वो आत्मा और पदार्थ से ही मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह से जो अस्तित्व है आत्मा और पदार्थ का दोनों का ही हिस्सा है इसमें। उसके बाद है किसी भी दृष्टिकोण से कौन सी बात शर्मनाक और गैर आध्यात्मिक नहीं है? भौतिक पदार्थों का जो उपयोग करते हैं, उसकी हम कामना करते हैं, उसका जो दृष्टिकोण है वो किसी भी बात से शर्मनाक एवं गैर आध्यात्मिक नहीं है। भौतिक पदार्थों का जो उपयोग है वो किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक और गैर आध्यात्मिक नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है और गद्यांश को सॉल्व किया है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट गद्यांश को देख लेते हैं कि नेक्स्ट गद्यांश में क्या कहा गया है। नेक्स्ट गद्यांश भी स्टूडेंट लिया गया है हम और हमारा आदर्श से लिया गया है, और इसके जो रचयिता है वो आपको पता ही है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम ने क्या बोला है? विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है, तब सच्चाई और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि जितना इजी है। यहाँ लेखक ये कह रहे हैं कि विकसित देशों की सफलता के कारण में कोई विषय नहीं है।
जिन्हें विकसित राष्ट्र G8 के नाम से जानता है। इन देशों में हुई जो विकास हुआ है और जो गति है उसके पीछे कोई रहस्य नहीं छुपा है, लेकिन लेखक के अनुसार ये बोला गया है, यदि इन विकसित देशों के इतिहास पर दृष्टि डाली जाए, यानी पुराना समय, लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को व्यक्त किया कि जो पुराना समय है, उनका इतिहास है, उस पर दृष्टि डाली जाए तो ये ज्ञात होता है कि इन देशों ने लोगों की प्रत्येक जो पीढ़ी है वो लंबे समय तक अपने मन में इस विश्वास को मजबूत किया है, विश्वास को कि उन्हें अपने जो देश के लिए शक्तिशाली और समृद्ध बनाना है, यानी कि अपने देश को मजबूत बनाना है और समृद्ध बनाना है, जिससे वो अच्छा जीवन बिता सके। तो ये लोगों की सोच थी, जो कि इतिहास में हमें जानकारी मिलती है कि लोगों ने ये सोचा कि हमें अपने देश को मजबूत बनाना है, हमें विकसित बनाना है, तभी हम अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो ये उस देश का इतिहास बताता है। प्रत्येक दृष्टि में और स्थिति में अपने देश के प्रत्येक शक्ति का जीवन जो है खुशहाल बनाना होगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसका जीवन अच्छा बनाना होगा। उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया था और हमें अपने देश में सब तरह से संपन्न जीवन जो है अगर व्यतीत करना है तो इस विश्वास को बनाए रखना होगा कि हम जो उन्नति के कार्य कर रहे हैं, जो भी उन्नति के कार्य कर रहे हैं स्टूडेंट, वो उन्नति के कार्य सच्चाई और उनकी आकांक्षाओं के रूप में हो सकेंगे और ढल सकेंगे, और हमें वैसा ही परिणाम मिलेगा जैसा कि हम वास्तविक जीवन में पाना चाहते हैं। तो इस तरह से जो है विकसित देश विकसित कैसे बने, वो विकसित ऐसे बने कि उन्होंने सोचा कि पुरानी पीढ़ी ये सोचती थी, उनका इतिहास ये दिखाता है कि वो मजबूत और समृद्ध बनना चाहते थे, तो वो अच्छे बने, और आज वो राष्ट्र जो है G8 के रूप में सम्मिलित होते हैं। और इनके जो रहस्य का कारण है, यानी कि इनकी जो समृद्धि का कारण है, इसमें कोई रहस्य नहीं छुपा, बस उनकी सोच थी कि वो ये सोच रहे थे कि उन्हें मजबूत बनना है, समृद्ध बनना है और हर व्यक्ति को खुशहाल रखना है। तो उन्होंने सच्चाई और आकांक्षाओं के अनुरूप में ढल गए और इस तरह से उन्होंने ईमानदारी से काम करते हुए अपने देश को विकसित देशों में शामिल कर दिया, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है हम और हमारा आदर्श और लेखक का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सो स्टूडेंट, रेखांकित अंश ये हैं, तब सच्चाई और उनकी आकांक्षाएं, तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई, यानी कि जो उनकी सच्चाई थी, जो उनकी इच्छाएं थी, वो सारी उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई और उनका जो देश है वो विकसित देशों के G8 में सम्मिलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विकसित देशों की समृद्धि के पीछे क्या नहीं छिपा है? विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है तो उनका इतिहास, कि वो ये इतिहास में देखते हैं कि उनकी जो मजबूत सोच थी कि वो अपने देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं, विकसित बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से उनकी जो समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। G8 राष्ट्रों के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया है? G8 राष्ट्रों के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को मजबूत बनाया, अपने आप को दृढ़ संकल्प बनाया और बड़ी सोच, व्यापक सोच बनाई। बड़ी सोच के जरिए उन्होंने अपने राष्ट्रों को G8 में सम्मिलित किया। मजबूत और समृद्ध देश के लोग कैसा जीवन बिताते हैं? मजबूत और समृद्ध देशों के लोग जो है वो खुशहाल जीवन बिताते हैं, अच्छा जीवन बिताते हैं। तो आई होप स्टूडेंट, आज आपके लिए ये गद्यांश कंप्लीट कर दिए मैंने, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं ये गद्यांश, तो सो स्टूडेंट, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके, और जाते जाते लाइक कर दीजिए। और मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर, इसी यूपी मॉडल पेपर जो है, मॉडल टेस्ट पेपर, उस पर आधारित जो और भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करूँगी। तो आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।